हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैवर्न ऑफ टेक्स्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मलिज्म लिटरेरी थ्योरी पर। इस कंसेप्ट पे 2 से 3 वीडियो आएंगी। पार्ट 1 में हम रशियन फॉर्मलिज्म के बारे में समझेंगे। पार्ट 2 में रशियन फॉर्मलिज्म से रिलेटेड जितने भी थ्योरिस्ट एंड उनके कंसेप्ट्स हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद हम समझेंगे न्यू क्रिटिसिज्म जो कि फॉर्मलिज्म का ही पार्ट है। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि फॉर्मलिज्म थ्योरी है क्या और ये बनी कैसे, तो पेन एंड पेपर लेके हो जाइए तैयार। शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मलिज्म थ्योरी जो अर्ली 20th सेंचुरी में आई। नाउ फॉर्मलिज्म थ्योरी है क्या? द फॉर्मलिस्ट्स एस्टेब्लिश्ड अ फ्रेमवर्क फॉर द सिस्टमैटिक एंड रिगरस स्टडी ऑफ लिटरेचर, डेवलपिंग अ रिच कंसेप्चुअल apparatus टू सपोर्ट सच एन अप्रोच। सो बेसिकली था क्या, जो फॉर्मलिस्ट थे वो एक सिस्टमैटिक और रिगरस स्टडी बनाना चाहते थे लिटरेचर की, कि लिटरेचर को समझने का अपना एक सिस्टम हो, अपने कुछ यूनिक लॉज और प्रिंसिपल्स हो। जैसा आगे लिखा भी हुआ है, दे आइडेंटिफाइड एंड एग्जामिन्ड द realm of literary phenomena as an autonomous field governed by its own unique laws and principles। कि लिटरेचर को समझने के लिए कुछ उसके अपने यूनिक लॉज हो, प्रिंसिपल्स हो, ना कि हमें बाकी चीज़ों पे रिलाई करना पड़े, जैसे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, सोशल कंटेक्स्ट, आइडियोलॉजिकल कंटेक्स्ट एंड ऑल। उन पे रिलाई ना करके कुछ ऐसे रूल्स हो जो कि लिटरेचर को डिफाइन करे, जो उसका अपना एक सिस्टम बनाए समझने का, कि कैसे लिटरेचर मीनिंग क्रिएट करता है। नाउ इस थ्योरी पे जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है वो फर्डिनेंड डी सेस्योर का रहा है, क्योंकि जैसा हमने देखा फर्डिनेंड डी सेस्योर ने लिंग्विस्टिक्स पे काम किया, किस तरीके से जो लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, किस तरीके से जो लैंग्वेज है वो काम करती है। सो इस चीज़ का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा फॉर्मलिज्म पे। फर्डिनेंड डी सेस्योर के कंसेप्ट्स पे भी ऑलरेडी वीडियो चैनल पे डल चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। नाउ जो फॉर्मलिज्म है उनको हम मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, रशियन फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म। रशियन फॉर्मलिज्म जो रशिया में आया एंड न्यू क्रिटिसिज्म जो नॉर्थ अमेरिका में आया। नाउ रशियन फॉर्मलिज्म के इंपॉर्टेंट जो थ्योरिस्ट है, विक्टर स्लोवस्की, रोमन याकोब्सन, बोरिक एकनबॉम, व्लादिमीर प्रॉप, यूरी ताइनानोव, ऑजिप बिर्क एंड बोरिस टॉमसवस्की। एंड न्यू क्रिटिसिज्म के टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, विलियम इम्सन, जॉन क्रो रैंसम, क्लेनेथ ब्रूक्स, रॉबर्ट पेन वॉरेन, विलियम के विमसेट, मॉनरो, बियर्सले, एलन टेट एंड आर.पी. ब्लैकमर। सो इस वीडियो में पार्ट 1 में हम सिर्फ रशियन फॉर्मलिज्म के बारे में समझेंगे कि वो कैसे बनी और इसका मतलब क्या है। एमर्जिंग ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे ये इमर्ज हुई। द फॉर्मलिस्ट मूवमेंट हैड अ ब्रीफ लाइफ स्पैन ऑफ रफली 15 ईयर्स, सिर्फ तकरीबन 15 ईयर्स तक ये चली, बिफोर बीइंग फोर्सिबली सप्रेस्ड इन द 1930s ड्यूरिंग स्टालिन्स कल्चरल रेवोल्यूशन। 1930s में जो स्टालिन का कल्चरल रेवोल्यूशन आया था, जिसमें कि उन्होंने जितने भी आर्ट या आर्टिस्टिक चीज़ें हैं उनको सप्रेस करने की कोशिश की, कि जो भी आर्ट है या आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है वो सिर्फ उन्हीं की आइडियोलॉजी को प्रमोट करे, उन्हीं के प्रोपेगेंडा या उन्हीं की चीज़ों को आगे प्रमोट करे, जैसा कि आगे लिखा भी हुआ है। दिस सप्रेशन वाज पार्ट ऑफ स्टालिन्स एफर्ट्स टू कंट्रोल आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन, रिप्लेसिंग मूवमेंट्स लाइक फॉर्मलिज्म विद स्टेट मैंडेट स्टाइल्स सच एज सोशलिस्ट रियलिज्म। सो बेसिकली था क्या, क्योंकि फॉर्मलिज्म तो ऑब्वियसली एलिमेंट्स पे फोकस करते थे, जितने भी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हैं या आइडियोलॉजिकल कंटेक्स्ट हैं उन सब पे तो वो मानते ही नहीं थे, उन सबको वो कंसीडर ही नहीं करते थे, सिर्फ लैंग्वेज या जो टेक्स्ट है सिर्फ उस पे फोकस रखते थे। बट स्टालिन की जब कल्चर रेवोल्यूशन आई तो उन्होंने इस तरीके की जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन थे उनको हटा दिया, और सोशलिस्ट रियलिज्म जो कि सिर्फ उन्हीं के आइडियाज को प्रोपेगेट करे, आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करे, ऐसी मूवमेंट को वो लेके आ गए। ठीक। सो इसी के साथ फॉर्मलिज्म 1930s के अराउंड बंद हो गया। नाउ कनेक्शन बिटवीन फॉर्मलिज्म एंड फ्यूचरिस्ट स्कूल ऑफ पोइट्री। फ्यूचरिस्ट स्कूल ऑफ पोइट्री बेसिकली था क्या, फ्यूचरिस्ट पोइट्स ब्रोक अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल पोएटिक कन्वेंशंस, प्रायोरिटाइजिंग इनोवेशन इन स्ट्रक्चर, रिदम एंड लैंग्वेज ओवर ट्रेडिशनल थीम्स। सो जो फ्यूचरिस्ट पोइट्स थे उन्होंने बेसिकली इनोवेट किया स्ट्रक्चर में, रिदम में, लैंग्वेज में, जो कि ट्रेडिशनल थीम्स पहले से चली आ रही थी उनको हटा के, कि उन्होंने जो एक ट्रेडिशनल तरीका होता है चीज़ों को समझने का, लिखने का, उस तरीके को हटा के उन्होंने कुछ नई इनोवेशंस ट्राई की रिदम में या सिंटेक्स्ट में, जिससे कि अलग स्ट्रक्चर्स बने और अलग चीज़ें प्रमोट हो। बेसिकली उनका जो सारा फोकस था वो फॉर्म और एलिमेंट्स पे था। अब इसके जो प्रोमिनेंट फिगर्स थे, व्लादिमीर मयाकोवस्की, वेलिमीर खेलेबनिकोव, एलेक्साई क्रुशनिक, ये इनके प्रोमिनेंट फिगर्स थे। जैसे अगर फ्यूचरिस्ट पोइट्री की बात करें तो वो कंसेप्ट लेके आते हैं ज़ॉम, दैट इज ट्रांसरेशनल लैंग्वेज जिसे कहते हैं, या इसका मतलब ये भी है बियॉन्ड माइंड, इज अ कंसेप्ट डेवलप्ड बाय रशियन फ्यूचरिस्ट पोइट्स, अ लैंग्वेज दैट ट्रांसेंड्स रैशनल थॉट, कि जो रैशनल थॉट से परे हो, इसीलिए इसका मतलब क्या है, बियॉन्ड माइंड, जो माइंड से परे हो। सो इन्होंने इस तरीके से लैंग्वेज में इनोवेट किया, इनोवेशंस लाए, कि जो नॉर्मल चीज़ें होती है, जो नॉर्मल सिंटेक्स्ट या जो नॉर्मल ग्रामर के रूल्स हम पढ़ते हैं, उन्होंने उन सबको तोड़ मरोड़ के कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की उन एलिमेंट्स के साथ।
It represents an experimental approach to linguistic creation, emphasizing sound, rhythm, and emotional resonance over logical or traditional semantic meaning and allowing fragmented or free-flowing structures that mimic the chaotic essence of modernity. मतलब कि ये एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच थी लिंग्विस्टिक क्रिएशन में जिसमें इन्होंने साउंड, रिदम या इमोशनल रेजोनेंस इन सब पे फोकस किया बजाय कि लॉजिकल और ट्रेडिशनल सिमेंटिक मीनिंग। और ये जो फ्रेगमेंटेड और फ्री फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स थे कि जो उन्होंने तोड़ मरोड़ के चीज़ें बनाई, जो फ्री फॉलोइंग और फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर्स थे, इससे बेसिकली इन्होंने मिमिक किया द कियोटिक एसेंस ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी में किस तरीके से केओस मचा हुआ है, उस केओस को मिमिक करने के लिए इन्होंने ये सब किया। ठीक। नाउ both movements, futurist movement and formalism, were deeply invested in the formal qualities of art. जैसा कि हमने देखा फॉर्मलिज्म है वो भी सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मल क्वालिटीज पे फोकस करता था कि किस तरीके से एलिमेंट्स जुड़ के मीनिंग क्रिएट करते हैं। एंड जो फ्यूचरिस्ट पोइट थे वो भी सेम काम कर रहे थे कि जो फॉर्मल क्वालिटीज है, जो जैसे कि लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स हैं, उन सबको तोड़ मरोड़ के कुछ नई चीज़ें क्रिएट कर रहे थे। फॉर फ्यूचरिस्ट दिस मेंट एक्सपेरिमेंटिंग विद टाइपोग्राफी, वर्ड प्ले एंड रिदम, कि इन सब चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करना। एंड फॉर द फॉर्मलिस्ट्स इट इन्वॉल्व्ड एनालाइजिंग द मैकेनिक्स ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस, कि जो लिटरेरी डिवाइसेस है या जो लिटरेरी एलिमेंट्स है वो किस तरीके से जुड़ते हैं जिससे कि एक मीनिंग क्रिएट होता है। द शेयर्ड फोकस ऑन फॉर्म, इन दोनों का शेयर्ड फोकस सिर्फ फॉर्म पे था, led the formalists to adopt the futurists' energetic and uncompromising style to underscore the significance of their theories. बेसिकली एक दूसरे से ये रिलेट करते थे क्योंकि दोनों का जो फोकस था वो सिर्फ फॉर्म पे था। तो ये कनेक्शन था फॉर्मलिज्म का फ्यूचरिस्ट स्कूल ऑफ पोएट्री से जो उस टाइम पे लिखी जा रही थी रशिया में। नाउ रशियन फॉर्मलिज्म की अगर बात करें तो इसको मेनली 3 स्कूल्स या 3 सर्कल्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल, एक ओपोयास जिसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज 1916 एंड एक प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल 1926। अब एक-एक करके समझते हैं ये सर्कल थे क्या। नाउ अगर मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल की बात करें सो ये 1915 में एस्टेब्लिश हुआ इन मॉस्को, जिनके मेंबर्स थे, की मेंबर्स थे रोमन याकोब्सन, ग्रेगरी विनकर एंड पीटर बोगैट्रेव। नाउ ये जो ग्रुप था ये लिंग्विस्ट्स एंड ग्रामेरियंस का था जो कि इंटरेस्टेड थे इन फ्रेमिंग लिटरेचर एज अ लिंग्विस्टिक आर्ट फॉर्म, कि वो लिटरेचर को एक लिंग्विस्टिक आर्ट फॉर्म की तरह फ्रेम करना चाहते थे, एस्टेब्लिश करना चाहते थे, फोकसिंग ऑन टेक्निकल एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज सच एज साउंड पैटर्न्स, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स टू एक्सप्लेन इट्स आर्टिस्टिक इम्पैक्ट। They believed that the aesthetic effect of literature arises from its use of language in unique and artistic way, कि जो एक एस्थेटिक इफेक्ट है लिटरेचर का, कि लिटरेचर को क्या चीज एस्थेटिक बनाती है किसी नॉर्मल कन्वर्सेशन से या किसी नॉर्मल टेक्स्ट से, वो है इसका यूज ऑफ लैंग्वेज इन यूनिक एंड आर्टिस्टिक वे, कि जो लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स है या जो लैंग्वेज के एलिमेंट्स है सच एज साउंड पैटर्न, सिंटैक्स या सिमेंटिक्स, इनको किस तरीके से हम आर्टिस्टिकली यूज करते हैं जिससे कि एक एस्थेटिक इफेक्ट निकल के आता है। जैसे पोइट्री है तो पोइट्री में किस तरीके से हम रिदम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से सिंटैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, उससे एक पोइम बनती है जिससे कि एक एस्थेटिक इफेक्ट आता है जो कि किसी नॉर्मल टेक्स्ट से अलग होती है। सो इनका बेसिकली यही था कि जो लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से जुड़ के एक एस्थेटिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। और ये जो इमेज है ये रोमन याकोब्सन की इमेज है। ठीक। इसके बाद आता है ओपोयास, सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज, नाउ फाउंडेड इन 1916 इन सेंट पीटर्सबर्ग। इस सर्कल के की मेंबर्स थे विक्टर स्लोवास्की जो कि फाउंडर ऑफ ओपोयास थे, बोरिस एक्नबॉम, ओजिप बिर्क, यूरी टैनियानोव एंड बोरिस टोमसवस्की। नाउ ओपोयास sought to define what makes a text literary, अगेन वही कि एक टेक्स्ट को लिटरेरी बनाता क्या है या वो कैसे लिटरेरी बनता है, उसकी जो लिटरेरीनेस है वो आती कहाँ से है, इस चीज के ऊपर इन्होंने एक्सप्लोर किया। एंड दे आर्ग्यूड दैट लिटरेरीनेस अराइजेस फ्रॉम द डेलिबरेट यूज ऑफ लैंग्वेज डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल मेटाफर, सिमिली, इमेजरी एंड ऑल, एंड स्ट्रक्चर्स दैट डिफरेंशिएट लिटरेरी टेक्स्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन, कि जिस तरीके से हम लैंग्वेज को यूज करते हैं या जो डिवाइसेस हैं जैसे मेटाफर्स, जो भी जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं, सिमिली एंड ऑल, उनको और स्ट्रक्चर को, कि किस तरीके से हम किसी टेक्स्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन सबको हम किस तरीके से यूज करते हैं जिससे कि वो एक ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन से अलग बनता है, उसी चीज से जो एक टेक्स्ट है उसकी लिटरेरीनेस अराइज होती है क्योंकि लिटरेचर कहलाता है। ठीक। सो ये ओपोयास का कंसेप्ट था। नाउ
द सिमिलरिटी बिटवीन द मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल, MLC शॉर्ट में कह सकते हैं, एंड OPS ले इन द डिससेटिस्फैक्शन विद द ट्रेडिशनल मेथड्स एंड अजम्पशंस इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेरी स्टडीज। मतलब जो सिमिलरिटी है दोनों में कि दोनों डिससेटिस्फाइड थे विद द ट्रेडिशनल मेथड्स जो अब तक चले आ रहे थे एंड अजम्पशंस इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स, दैट इज लिंग्विस्टिक्स जिसमें कि मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल जिसमें काम कर रहे थे, एंड लिटरेरी स्टडीज जिसमें कि OPS सर्कल काम कर रहा था। एंड दे शेयर्ड गोल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग दीज डिसिप्लिन्स विद मोर रिग्रस एंड सिस्टमैटिक अप्रोच। और दोनों का जो शेयर्ड गोल था वो यही था कि अपनी अपनी जो इनकी फील्ड है लिंग्विस्टिक्स या लिटरेरी स्टडीज, उसको किस तरीके से मोर रिग्रस एंड एक सिस्टमैटिक अप्रोच बनाई जाए उसके लिए, ठीक, उसके यूनिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स जो उसको गवर्न करते हों, उन चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए, ठीक। नाउ लिंग्विस्ट्स लाइक याकोब्सन एंड विंकर शिफ्टेड फोकस फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ जेनेसिस टूवर्ड्स द फंक्शनल लिंग्विस्टिक। मतलब इन्होंने जेनेसिस से फोकस शिफ्ट किया फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स की तरफ। नाउ जेनेसिस का मतलब ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज कैसे बनी, कैसे उसका ओरिजिन हुआ, ये क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रही, उसके बजाय उन्होंने फोकस शिफ्ट किया टुवर्ड्स फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स, जिसका मतलब है हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन टू सर्व पर्टिकुलर पर्पसेस सच एज कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेसिंग इमोशंस और परसुएडिंग, ठीक। मतलब जेनेसिस जिसका मतलब होता है कि लैंग्वेज कैसे बनी हिस्ट्री में या क्या डेवलपमेंट रही, उसके बजाय उन्होंने फोकस शिफ्ट किया कि लैंग्वेज कैसे यूज हो रही है रियल वर्ल्ड में टू कन्वे इंफॉर्मेशन, टू एक्सप्रेस इमोशंस, ठीक। विच फोरग्राउंडेड यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर इट्स प्रैक्टिकल एंड कम्युनिकेटिव रोल्स, जिससे कि जो यूज ऑफ लैंग्वेज है वो ज़्यादा फोरग्राउंड हाईलाइट हुआ, आगे आया, ठीक। और इनका मेन पर्पस यही था कि यूज ऑफ लैंग्वेज, किस तरीके से लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है जिससे कि एक एस्थेटिक इफेक्ट निकल रहा है, उस चीज़ को एक्सप्लोर करें। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम OPS की बात करें, स्लोवस्की एंड एक्नबाम एम्ड टू रिमूव जनरलिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस इन लिटरेचर, कि वो क्या कोशिश कर रहे थे कि जो जनरलिटी है, कि जो जनरल चीज़ें हम लिटरेचर में बोल देते हैं, अलग अलग कंटेक्स्ट होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको, और जो आर्बिट्रेरीनेस इन लिटरेचर है कि कोई एक फिक्स्ड चीज़ नहीं है लिटरेचर को एनालाइज करने की, उस चीज़ को उन्होंने रिमूव करने की कोशिश की बाय कंसंट्रेटिंग एक्सक्लूसिवली ऑन द टेक्स्ट इटसेल्फ, कि जो टेक्स्ट है सिर्फ उसी पे फोकस रहे, सेटिंग असाइड द इन्फ्लुएंसेस ऑफ हिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड आइडियोलॉजी। मतलब जितने भी कंटेक्स्ट हैं, हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल है, आइडियोलॉजिकल कंटेक्स्ट, इनको साइड रख के सिर्फ जो टेक्स्ट है और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से एक मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ उस पे फोकस किया। तो उन्होंने जो जनरलिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस है लिटरेचर की, वो खत्म करने की कोशिश की, ठीक। फिर इसके बाद आता है प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल, जो कि 1926 में प्राग में बना। इसके की मेंबर्स है रोमन याकोब्सन, निकोलाई ट्रूबट्स्की, जैन मुकवस्की एंड रेने वेलेक। नाउ द सर्कल बिल्ट अपॉन द आइडिया ऑफ रशियन फॉर्मलिज्म, अगेन वही रशियन फॉर्मलिज्म के आइडिया पे ये बिल्ट हुआ, एंड एडवांस्ड देम बाय इनकॉर्पोरेटिंग फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अप्रोचेस टू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, प्लेइंग अ सेंट्रल रोल इन डेवलपिंग स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनिज्म इन लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी थ्योरी। मतलब सेम वही, इनका भी काम वही था कि जो फंक्शनल अप्रोच है कि किस तरीके से लैंग्वेज फंक्शन कर रही है, जो एंड जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है कि कैसे जो स्ट्रक्चर्स है वो बन रहे हैं और क्या मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं, इन्होंने भी उसी चीज़ पे फोकस किया। एंड दे आल्सो प्लेड अ सेंट्रल रोल इन डेवलपिंग स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि हमने थ्योरी ऑलरेडी इस चैनल पे कवर कर रखी है, एंड फंक्शनलिज्म की चीज़ें कैसे फंक्शन करती हैं इन लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेरी थ्योरी। नाउ दो मोटिवेटेड बाय डिफरेंट रीजंस एंड अप्रोचेस, these linguists and literary theorists were driven to explore fundamental questions, कि भले उनके जो रीजन और अप्रोचेस अलग थी, जैसे कोई लिंग्विस्टिक के थ्रू अप्रोच कर रहा था, कोई लिटरेरी थ्योरी के थ्रू अप्रोच कर रहा था जैसे OPS, बट जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं हर एक सर्कल के वो सेम थे, कि व्हाट डिफाइंस लिटरेचर, कि लिटरेचर को क्या चीज़ डिफाइन करती है, व्हाट मेक्स इट यूनिक एंड गिव्स इट्स डिस्टिंक्ट नेचर, कि जो इसका डिस्टिंक्ट नेचर है, अलग नेचर है, वो क्या चीज़ इसको देती है और क्या चीज़ इसको यूनिक बनाती है। मतलब ऐसे क्या रूल्स हैं या क्या सिस्टम है जो लिटरेचर को यूनिक बनाता है, बजाय कि अलग-अलग चीज़ों के ऊपर रिलाय करने के, जैसे हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल, सोशल, या इन सब चीज़ों के ऊपर रिलाय करने के बजाय, इतने सारे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर रिलाय करने के बजाय, क्या ऐसे रूल्स हो सकते हैं जो लिटरेचर को डिफाइन करते हैं और उसको यूनिक बनाते हैं, ठीक। सो ये थी हमारी वीडियो रशियन फॉर्मलिज्म पे। इस वीडियो पे सिर्फ हमने यही समझा कि रशियन फॉर्मलिज्म बेसिकली है क्या, कौन-कौन से सर्कल्स हैं और हर एक सर्कल किस-किस तरीके से फॉर्मलिज्म को अप्रोच करता है, ठीक। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें रशियन फॉर्मलिज्म से रिलेटेड जितने भी थ्योरिस्ट हैं और जितने भी उनके कंसेप्ट्स हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है, वो सब उसमें कवर होंगे। और फिर उसके बाद वीडियो आएगी न्यू क्रिटिसिज्म पे, जो कि फॉर्मलिज्म का ही एक पार्ट है, ठीक।
सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अभी थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ।